अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरतानिया के रास्ते वतन वापस पहुंचे, जबकि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ भी 3 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए बरतानिया से। दोनों ने ही अपनी तकरीर में मसला कश्मीर को उठाया। तो एक सवाल जो उठ रहा था कि क्या अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर है, तो ऐसा समझना चाहिए कि अस्करी और सिविल क़यादत एक ही पेज पर है, और अगर ऐसा है तो मुल्क की सियासत, ऑपरेशन ज़रबेअज़, सिंध और कराची के हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, डिस्कस करेंगे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अगर बात की जाए, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा के बाद वो लंदन में ठहरे और आर्मी चीफ का भी वहाँ पर 3 रोज़ा दौरा था, किस तरह से देखते हैं इसको आप? सबसे पहले तो जी आज एक और शख्सियत जुदा हुई हमसे, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लामा इकबाल साहब के साहबजादे, और बड़ी उनके साथ गुर्बत रही, खुशकिस्मत थी कि उनके साथ बैठने का मौका मिला। एक इंटरव्यू शायद कहीं पे पड़ा हो, ये क्लिप उसकी चल रही है एयरवे पे मैंने किया था, कुछ लोगों को शायद याद हो। डॉक्टर इसरार अहमद साहब और जस्टिस जावेद इकबाल मरहूम, डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम, और डॉक्टर मुबारक अली और डॉक्टर मुबशर हसन, शायद ही मैंने कभी किसी प्रोग्राम में, ये 2-3 नशिस्तें हुई थी और कमाल के प्रोग्राम्स थे, कमाल की गुफ्तगू मैंने सीखी इसमें। और जैसे जावेद इकबाल साहब की बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि बंद नहीं रही डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम से जैसे साहब की। अल्लामा इकबाल के जो ख्यालात थे उनके हवाले से बड़ा कुछ तनाव था दोनों में, लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरी वजह से उनकी आपस में बातचीत अच्छी शुरू हुई, और फिर डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम ने अपनी एकेडमी में जस्टिस जावेद इकबाल साहब को भी बुलाया, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि मुझे भी बुलाया वहाँ पे, और मैंने भी वहाँ जस्टिस जावेद इकबाल साहब के साथ तकरीर की। बहुत मैं आज उदास भी रहा सारा दिन। बहुत से लोग गुजरे चंद सालों में, नसीम अनवर बेग साहब इस्लामाबाद में, जन हमीद गुल, अहमद अदीम कासमी साहब, नसरुल्लाह खान, नवाबजाद नसरुल्लाह खान, अल्लामा शाह अहमद दुरानी, काजी हुसैन अहमद, मुनीर नियाजी साहब, मोइन अख्तर, इतने सारे लोग चले गए। और जो इतने बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा कुर्बत महसूस करते हैं किसी से, तो जावेद इकबाल साहब उनमें से थे। जब भी लाहौर जाता था, और इंतहाई, यानी ये होता था कि शो की रिकॉर्डिंग के लिए जाना है तो मैं कहता था कि डॉक्टर साहब आप बस दरवाजे पे खड़े हो तो मैं ही आपको पिक कर लूंगा वहाँ आगे से गुजरता, तो इनको मैं अपने साथ ही स्टूडियो ले जाता था अक्सर, और रास्ते में बातचीत होती रहती थी, मुझे बताते रहते थे अल्लामा इकबाल के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपनी वालदा के बारे में। और मैं आज सुबह जब ये खबर सुनी, अफसोसनाक खबर सुनी, तो मैंने फातिहा पढ़ी। फिर मैंने इनकी किताब जो अपना गरेमा चाक इन्होंने एक खुद अपनी सवाने हयात लिखी थी, तो मैं उसके अगर आपकी इजाजत हो तो उसमें 2-3 बातें, वैसे तो पूरी किताब ही मेरे ख्याल से पढ़ने की है, लेकिन ये कहते हैं कि ये 2002 में इन्होंने लिखी थी किताब, और मैंने उसके बाद इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी पूरा किया था। उस वक्त ये लिखते हैं कि मेरी उम्र अब 78 बरस है, वक्त तेजी से गुजर रहा है, लेकिन बसा औकात मुझे एहसास होता है कि वक्त का कोई वजूद नहीं, मैं तेजी से गुजर रहा हूँ। मैं से मेरी मुराद मेरी अना है, जो मेरी जिंदगी में हरकत का बायस है। यह हरकत ही मेरा सफर हयात है, जिसकी पैमाइश के लिए वक्त एक आले की तौर पर इस्तेमाल होता है। मैं अफसरदा हूँ। गैर यकीनी हालात में इंसान आसाब के तनाव या मुख्तलिफ किस्मों के माशरती दबाव के सबब नफ्सियाती उलझनों में मुब्तला हो जाता है, मगर मैं बज़ाहिर किसी आसाबी तनाव या माशरती दबाव का शिकार नहीं हूँ। ज़हनी तौर पे महसूस करता हूँ कि मैं वो कुछ कर सकता हूँ जो 30 साल की उम्र में करता था, लेकिन अब जिस्म ज़हन के ताबे नहीं रहा। मैं उसका हुक्म नहीं मानता, मैं उसका बोझ उठाए फिरता हूँ, और शायद ये मेरी नफ्सियाती अफसरदगी की बहुत सी वजूहात में से एक वजह है। नफ्सियाती अफसरदगी तो एक बीमारी है, आजकल बहुत आम है। इसके इलाज के लिए तो तवील मुद्दत दरकार है और दवाएं बहुत महंगी हैं। अब जहन की बीमारियों का इलाज भी गोलियों से होने लगा है। जाहिर है रूह बदन का इज़ बन के रह गई है, और बदन के साथ ही मर जाया करती है। और फिर आगे एक जगह लिखते हैं ये कि मौत के बाद जिंदगी की तवक्को रखना मेरा हक नहीं, मैं सिर्फ उसका उम्मीदवार हूँ। ये नेमत खुदा की तरफ से इनाम है, जिसे चाहे दे, जिसे चाहे ना दे।
अगर ये नेमत मेरे नसीब में नहीं तो मेरी रूह मेरे जिस्म के साथ ज़ाया कर दी जाएगी। 2002 में इन्होंने ये किताब लिखी थी अपनी, और मैं आज इसको सारा दिन मैंने देखा, पढ़ा, दोबारा पढ़ूंगा रात को या कल किसी वक्त। और अल्लाह ताला जैसे जावेद इकबाल साहब को उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनको जवार नेमत में जगह दे। तशरीफ लाई हैं जनरल शरीफ वापस आ गए हैं गालिबन, और नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं बरतानिया में रुकते हुए। मुझे नहीं पता कि शायद आज आ जाएं या कल आ जाएं किसी वक्त, लेकिन बहरहाल वो बरतानिया में रुकते हुए आ रहे हैं। देखें, दोनों ने तकारीर की, बाहर कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की, जनरल शरीफ साहब ने, और एक तो म्यूनिख में अटेंड की गालिबन, एक रूसी में, और बाहर मुलाकातें हुई लंदन में उनकी। नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की अक़वाम मुत्तहिदा में। दोनों स्पीचेस अलग अलग थी। एक तरह से दोनों में कश्मीर का जिक्र आया। फौज जब बात करती है तो बड़ा इंडोर्स, वो उसमें बड़ा वजन है, और बड़े खुल के बात हुई। मियां साहब ने भी खुल के बात की कश्मीर के ऊपर, कल मैं तारीफ भी कर चुका हूं उसकी। लेकिन एक बात जो रह गई दरमियान में, और आज उसको थोड़ा सा कहना जरूरी है कि ये बात ध्यान में रखें कि मौजूदा अस्करी और सियासी क़यादत के दरमियान जो इख्तलाफात की चंद वजूहात थी आज से साल 2 साल पहले, उसमें एक भारत के साथ ताल्लुकात भी थे। मियां साहब ने गालिबन जो तकरीर की है अपनी, उसमें कुछ अमेंड किया उन्होंने, उसमें कुछ तब्दीली की है आखिरी मरहल पे। आखिरी मरहल पे वो गालिबन वो जो बात थी कि रॉ की इन्वॉल्वमेंट है, और रॉ बराह रास्त इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, या और मुल्क के दीगर हिस्सों में कार्रवाइयाँ कर रही है, वो गालिबन हिस्सा मियां साहब ने मुनासिब नहीं समझा होगा अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे कहना, तो उसको शायद डॉसियर्स में दिया गया होगा। वो डॉसियर जो है, अब वो तस्वीर तो आ गई उनकी कि डॉसियर दे रही हैं मलिया लोधी साहिबा अक़वाम मुत्तहिदा के जो बान की मून साहब हैं उनकी किसी नुमाइंदा को, मगर वो डॉसियर पब्लिक के सामने कब आएंगे, क्या है, क्या वो बायलैटरल मीटिंग्स में दुनिया के लोगों को दिए गए, नहीं दिए गए, आखिरी दिन वो डॉसियर निकल के। ये मैं आपको बताऊं कि ये जो डॉसियर जो मलिया लोधी साहिबा दे रही हैं, इन डॉसियर्स की तलाश में हम वहां पे न्यूयॉर्क में हमने हाथ पैर जोड़ लिए थे हाई कमीशन के सामने, और वहां पर जो पाकिस्तान का परमानेंट मिशन था, और इजाज चौधरी साहब भी वहां पे थे उस दिन मलिया लोधी साहिबा भी थी, उस दिन तमाम लोग थे। तो जब आखिरी प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी तो हमने ये कहा था कि भाई हमें बताएं डॉसियर किधर हैं, तो उस दिन तक डॉसियर तैयार हो रहे थे। तो हमने कहा था डॉसियर तो तैयार हो चुके थे, ये तो लेके जाने अपना सरताज अजीज साहब ने इंडिया लेके जाने थे, लेकिन उनमें अमेंडमेंट्स वगैरह कुछ हो रही थी। बहरहाल वो एक तस्वीर की सूरत अब हमारे सामने आई है कि वो तस्वीर ऐसे करके वो दे दिए गए हैं। वो एक खातून खड़ी है जिनको कोई नहीं जानता। बहरहाल वो बान की मून साहब के दफ्तर की कोई खातून होंगी, अब हैं तो हैं वो खातून, मैं नहीं जानता कौन है भाई, ये कोई खातून है, उनको मलिया लोधी साहब ये डॉसियर दे दी है। अब उनमें क्या लिखा है, कौन से सबूत हैं, कब आएंगे हमारे सामने, कब नहीं आएंगे, ये हमें नहीं पता। अगर ये इंडिया चले जाते और वहां जाके दे देते खप्पड़ती और पब्लिक में हो जाते। अब ये क्या इंडिया को भी दिए गए हैं, क्या अमेरिका को देंगे या दे दिए गए हैं, ये वल्लाह आलम। हमें बहरहाल मीडिया को इनकी हवा नहीं लगने दी गई, और ये कहा गया कि ये जो डॉसियर्स हैं ये अभी तैयार हो रहे हैं। ये हवाले होने, ये जो तस्वीर है ना हवाले कर रही है जो मलिया लोधी, इससे चंद घंटों पहले तक ये तैयार हो रहे थे। उसके बाद तैयार व्यार होके ये बिल्कुल टाइफाइड होके फटाफट पहुंच गया उनको। अब ये खातून जो हैं जो साथ खड़ी हैं डॉक्टर मलिया लोधी के, अब इनको ढूंढना पड़ेगा कि ये कौन खातून है, बान की मून के दफ्तर में काम करती हैं और इनके पास ही डॉसियर पहुंच गए। बान की मून तक नहीं पहुंचे, हालांकि बान की मून जो है उनसे मेरे ख्याल से 5000 दफा मुलाकातें आते जाते रस्तों में इधर उधर टकराते, वो बान की मून तो घूमते रहते हैं उधर, लेकिन ये कि वो बहरहाल अब उनके स्टाफ के किसी मेंबर तक ही पहुंची हैं। तो ये सूरत हाल है। और ये मैं जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि तकरीर में जो कश्मीर के ऊपर और बाकी मामला थे इंडिया के हवाले से, तकरीर आखिरी मराहिल पे उसमें कुछ चेंजेस किए गए। जो असल तकरीर थी वो उसमें अमेंड करके फिर उसको माइल्ड कर दिया गया, धीमा कर दिया गया। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तो बहुत पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं। पाक भारत मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने ये बात कही है कि आज नहीं तो कल भारत को अमन का रास्ता अपनाना ही होगा, करना ही होगा ना। वो बात तो सही कर रहे हैं। देखे ना आज क्या हुआ है, अब क्या बोलूं, कुंदूज के अंदर वो कुंदूज जो है उसमें बमबारी हुई, वहां पे बॉम्बिंग कर दी। MSF जो वहां पे डॉक्टर्स की एक दुनिया भर में काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, उनके हॉस्पिटल पे
नेटो ने और उनके अलाइज ने और अमेरिकन ने बॉम्बिंग कर दी और 30 मिनट तक उनको ये चीखते रहे वहां पे डॉक्टर्स कि जी बॉम्बिंग हो रही है, हॉस्पिटल है, और वहां पर कोई 200 के करीब पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स थे और वहां पर वो बॉम्बिंग होती रही कुंदूज में। और उसके बाद ये उस हॉस्पिटल के मनाजिर हैं और अभी वो डॉक्टर्स जो वहां पे शहीद हो गए हैं, डॉक्टर्स और वहां पे पैरामेडिक्स के लोग शहीद हो गए, ये देखें डॉक्टर्स, ये सारे नौजवान डॉक्टर्स और सीनियर्स भी, और ये सारे वहां शहीद हो गए उस हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल के अंदर वो कह रहे हैं कि इसमें तालिबान छुपे हुए थे और डॉक्टर चीख रहे हैं कि खुदा का वास्ता यहाँ सारे मरीज हैं। अच्छा, कोई तालिबान नहीं निकला, वो जो बॉडीज मिली, कोई तालिबान नाम का, सारे मरीज और उनके अटेंडेंट्स को 200 को मार दिया। और उसके बाद अब तहकीकात होंगी, माजरत होगी। और कमाल देखें कि नॉर्दर्न अलायंस और जितना अशरफ गनी साहब को बोलना चाहिए था, मैं हैरान हूं वो नहीं बोले। अब्दुल्ला को जितना बोलना चाहिए था वो नहीं बोले, उनके शहरी मर गए 200 नहीं बोले। तो मेरा ये ख्याल है कि मजीद 5 इतलाई आ रही है कि और 5 इलाके तालिबान के पास चले गए हैं, तालिबान से खाली हो नहीं सका। वो कह रहे हैं कि जी खाली हम करवा नहीं सकते जब तक एरियल सपोर्ट नहीं होगी, बॉम्बिंग नहीं करेंगे अमेरिकन बॉम्बिंग करके कंदूज का वो उड़ा दिया, हॉस्पिटल उड़ा दिया पूरा। तो अच्छा खासा क्राइसिस वहाँ पैदा हो गया उस पूरे इलाके में। डॉक्टर साहब एक ब्रेक की तरफ अब ये अमन, हाँ ये अब अमन तो करना पड़ेगा, अमन की तरफ तो जाना पड़ेगा, लेकिन असल आप ब्रेक लें तो मैं बताता हूँ। अब ये शख्सियात आ गई ना वापस, तो अब वापस आने के बाद मुल्क में ये जो ऑपरेशन था और जो ज़रबे अज़्ब और करप्शन और पकड़ धकड़ और ये सब सारा बाहर का काम खत्म हो गया ना। सब एक ब्रेक ले लेते हैं, अब आ गया अक्टूबर जी, और अब कहाँ जाते हैं मामला ब्रेक के बाद। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद डिस्कशन जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था कि अक्टूबर के महीने में ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, कराची ऑपरेशन, सिंध ऑपरेशन, इन मामलात में तेजी आ जाएगी, तो क्या देख रहे हैं, मामलात किस तरफ जाएंगे? ये देखिए बहुत सारे खुल गए ना, बहुत सारे वो किताबें, किताबचे, बाब, फाइलें, बहुत सारे मामले खुले हुए हैं ना, तो क्लोज करना है ना चीजों पर आप क्लोज करते हैं ना कि यार ये खुली हुई चीज, इसको क्लोज करो। बहुत सारी चीजें एक साथ खुल गई हैं और वो सारी की सारी आपकी रियासत की बका और रियासत के मुस्तकबिल के साथ जुड़ी हुई हैं। उनमें से एक चीज भी अगर कहीं हल्की पड़ती है तो उसके नतीजे में वो जो बाकी चीजें हैं वो तेज हो जाएंगी जी। तो आपने सारे मामलात को, जो कि अल्लाह का शुक्र है अभी तक बिल्कुल ठीक जा रहा है, कि अभी तक आपने बलूचिस्तान को भी वहां पर मुफाहमत की बात हो रही है, वहां पे कॉरिडोर आगे जा रहा है, सफारती महाज पे चले, हमने जो हम कर सकते थे हमने बात की अक़वाम मुत्तहिदा में। बहरहाल अफगानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की, वो आएंगे, अल्टीमेटली वो आएंगे। मुझे बार बार डर है कि ये अब्दुल्ला कहीं अशरफ गनी को ये सब मिलकर ना इधर उधर कुछ कर दें, लेकिन बहरहाल उनको भी अमन की तरफ आना पड़ेगा। इंडिया भी बात समझ रहे। अब रह गया अंदरूनी मामला। देखिए मुल्क के अंदर तो ये भी लंदन में बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ, लेकिन मैं वो सुनाने से पहले जरा ये बताता हूँ, ये जो नया स्यापा मैं वापस आया हूँ, तो ये 18 सितंबर को ये मलिक रियाज साहब ने जनाब मुझे 5 अरब रुपए का, ये मैं पढ़ रहा हूँ और सर ढूंढ रहा हूँ कि ये क्या चीज है। मैंने मलिक रियाज साहब बहुत जबरदस्त शख्सियत है मुल्क की, और वो लिख रहे हैं, उन्होंने जो भेजा लीगल नोटिस वो लिख रहे हैं, माई क्लाइंट इज वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड एंड अक्लेम्ड बिजनेसमैन, रियल एस्टेट डेवलपर, philanthropist and one of the 100 largest taxpayers in Pakistan, acknowledged worldwide for his work. अच्छा, that by virtue of his social and professional status, my client enjoys, यानी मलिक रियाज साहब के जो लॉयर हैं, immense respect as a law-abiding citizen of Pakistan, a person possessing professional acumen and integrity in all segments of his life. मतलब मैं जैसे कोई पता नहीं ठग हूँ, कोई बनारसी ठग हूँ मैं, बहरहाल। लेकिन इसमें अब मैंने किया क्या, मैंने तो उनसे कहा था कि 2 बातें हैं। एक तो ये कि लिस्ट उनकी आई है जो कि जिसमें मेरा नाम डला है, उनकी बैरियर टाउन की लिस्ट है, तो उस लिस्ट को डिनाई करेंगे, उनकी लिस्ट नहीं है। और दूसरा वो जुमला जो था कि पाकिस्तान में हर शख्स बिकता है, हर एक के पीछे पहिए लगे हुए हैं, हर आदमी बिका हुआ है, हर हजारा बिका हुआ है, हर शख्स, यानी अल्लाह ताला माफ करे, हम न्यूक्लियर स्टेट हैं जी। यानी आपने 20 करोड़, मुझे ऐसा लगा 20 करोड़ लोगों के मुंह पे थप्पड़ मार दिए किसी ने, क्या कि हर आदमी, हर बच्चा, हर बच्ची जो यूनिवर्सिटी जा रही है, डॉक्टर, इंजीनियर, सब बिका हुआ है इस मुल्क में। मैंने इतनी सी बात की थी। अब जवाब में जो आ क्या रहा है, माई क्लाइंट इज इंटाइटल्ड टू डैमेजेस फॉर मेंटल टॉर्चर
यानी मैंने उनको मेंटल टॉर्चर किया है, हैरेसमेंट, एग्नी, humiliation which he and his family members have suffered and are undergoing at present because of wrongful acts committed by you on occasion, individually and jointly. My client is entitled for damaging for defamation. अच्छा सारा कुछ करके, और उसके बाद इसमें ये लिखा है कि damaging on account of loss of reputation. Loss of reputation. Damage नहीं, loss of reputation. Reputation को मैंने खत्म कर दिया है। वो उसके 3 बिलियन, ये मिलियन है बिलियन है, बिलियन ही है जी, 3 बिलियन रुपीस मैंने इसलिए देने के मैंने उनकी लॉस ऑफ रेपुटेशन कर दी है। और फिर डैमेजेस और मेंटल एगनी जो है, यानी जहनी तौर पे जो उनको मैंने तंग किया, टॉर्चर पहुंचाया जी, और मैंने फिजिकल हैरेसमेंट की। फिजिकल हैरेसमेंट मैंने कब की मलिक रियाज साहब को? बहरहाल फिजिकल हैरेसमेंट भी की, उसके 2 अरब रुपए अलग हैं, तो यानी 5 अरब रुपए मुझको अदा करने हैं मलिक रियाज साहब को। मैं तो इसका जवाब खैर भेज रहा हूँ। अच्छा, मैंने आज बड़ा कमाल हुआ, मैंने बेशुमार जो एक टॉप क्लास लॉयर्स है ना पाकिस्तान के, उनको मैंने फोन किया, उनमें से कोई तैयार नहीं था। कमाल की बात है, उनमें से कोई तैयार ही नहीं था। मैंने कहा एक खत मलिक साहब को भेजना है, उनमें से कोई तैयार ही नहीं था। पता चला हमारे मलिक साहब बिल्कुल बहुत बड़ी शख्सियत है वो, सारे लॉयर्स जो हैं, पता चला कि वो मलिक साहब जो है उनके क्लाइंट हैं। तो कोई लॉयर ही मुझे नहीं मिल रहा था। पूरे मैंने जिनको मैं जानता था मैंने फोन किया, मैंने कहा जी एक लेटर भेजना है, मैं पैसे दे देता हूँ दोबारा, मैं इसका जवाब तो मैं भेजूंगा। 19 तारीख को 18 को भेजा था, 14 दिन का टाइम था, कल वल कोशिश करूंगा जल्दी से भेजूं। अच्छा, लेकिन जो मजे की बात है, मैं तो इसका जवाब भेज दूंगा जी, लेकिन मैंने मलिक साहब से जो बात की थी, मलिक साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। और मैंने मलिक साहब से कहा था कि मलिक साहब आपने ये 2 बातें जो की हैं कि आप डिनाई करेंगे टीवी पे कि आपने वो लिस्ट गलत दी, आप किसी भी अंदाज में डिनाई करेंगे उसको, वो डिनाई उन्होंने नहीं किया। और उन्होंने ये भी नहीं किया कि वो जुमला वापस ले लेता, हालांकि ये उनकी फेवर में जाता, अच्छा होता। ये कहते कि नहीं, हर आदमी बिकता नहीं है पाकिस्तान में, और रोशनी की कोई पॉजिटिव बात करते हैं पाकिस्तान की, लेकिन ये कहना हर आदमी बिकता है, हर चीज बिकती है, फलां बिकता है। अभी सिंध की जमीनें वमीनों के केसेदार हैं, आने वाले दिनों में तो खैर उस पर मैं बाद में बात करूंगा। मैं आपको ये बता दूं, ये छोड़ दें मलिक रियाज साहब का मसला, ही तो अभी चलेगा। मलिक रियाज साहब का मसला अभी चलेगा, यानी मैं इस कहानी को मैंने पहिए लगा दिए, मैं भी चलाऊंगा इस कहानी को मलिक रियाज साहब की। अच्छा, लेकिन ये है कि उम्मीद करता हूँ इस बात की कि मलिक रियाज साहब किसी अखबार के अंदर कुछ ना लिखवाएं। उनके अखबार में ऑलरेडी चीज आ चुकी है, वो इतनी सेंसिटिव चीज है कि कुछ मलिक साहब को शायद अंदाजा नहीं है अभी तक कि उन्होंने क्या अपने अखबार में छपाया था मेरे बारे में। वो मैं शायद कल या परसों डिस्कस करूं, और उसके नतीजे में और क्या हो सकता था मलिक साहब को शायद अंदाजा नहीं। मलिक साहब जज्बात में आके, और उनके साथ 1-2 उनके बड़े करीबी लोग हैं, वो क्या करवा देते हैं वो मलिक साहब को शायद खुद अंदाजा नहीं है, लेकिन ये कि ये मामला आगे चलेगा। लंदन में बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, आर्मी चीफ की मौजूदगी में। अब एक कमाल का वाकया हुआ लंदन में। हमारे 2 बड़े मोहतरम शख्सियात हैं, एक है हमारे अनवर भाई, मोहम्मद अनवर जी, और एक है हमारे बाबर गौरी भाई, जो मुझे सू कर चुके हैं। हालांकि मैंने तारीफ की थी कि वो उन्होंने ह्यूस्टन में गुलशन बाबर गौरी बनाया, मतलब बड़ी प्रॉपर्टी वगैरह बनाई है, तो बुरी बात, उन्होंने भी पता नहीं कितने अरब डाला हुआ नोटिस। अभी 2 शख्सियात जो MQM की हैं, इन्होंने पहले तो ये हाई कमीशन में राब्ता किया, और हाई कमीशन में राब्ता करके इन्होंने जाहिर है कि ये जो गद्दारी वगैरह का मामला चल रहा है अल्ताफ भाई पे, इन्होंने कहा कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी वगैरह भिजवानी है वापस, ये वो सारा जो मुनासिब भी है, जो ठीक है होता है इस तरह के कामों में। लेकिन फिर उसके बाद ही हुआ कि MQM के जो लंदन के लोग हैं, उन्होंने आर्मी चीफ से मिलने की कोशिश की जी। जो इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि उन्होंने आर्मी चीफ को मैसेज भेजा कि जी हम आपसे मिलना चाहते हैं यहाँ पे, और ये बिल्कुल मुलाकात जो है ना, ये कहीं छप्पड़ में इधर उधर कहीं हम मिलने, और हम आपको बताएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और हम बिल्कुल साथ हैं, और ये वो सारी बातें, और ये रेंजर्स के मामलात अब सब खत्म, और हम आपके साथ मिलना चाह रहे हैं। एक मुलाकात का सवाल है। तो ये मैसेज गया आर्मी चीफ को लंदन के क्याम के दौरान। अच्छा, अब आर्मी चीफ, ये वही वाली बात है जो जरदारी साहब ने एक दफा की थी इस्लामाबाद आके, कि एक तस्वीर उतार लें हमारे। अब वहां से जवाब आ रहा है कि इनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, आप गलत नंबर पे कॉल, ये वो आवाज आती है ना वहां से, ये आपने गलत नंबर पे कॉल किया है, ये नंबर उनका, उन्होंने कहा उनको ताल्लुक नहीं है सियासत से, आप वजीर आजम से मिले हैं, आप चौधरी साहब, सियासत से आर्मी जी को ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी ताल्लुक है, आप किसी तरह मिलने कुछ।
खैर वो पूरी कोशिश होती रही कई काफी देर तक, उसके बाद जो खबर निकला ही बाहर तो कोशिश खत्म हुई। इसी किस्म की कोशिश दोबारा अटेम्प्ट अच्छा दुबई भी तो देख रहा है ना बैठ के हालात, वो दुबई भी तैयार था कि यार जैसे ही एमक्यूएम का कोई खोंटा वहां से लगता है और मुलाकात की कहानी जाती है तो इधर से बड़प करके दुबई से जो है ना एक चंद घंटों के नोटिस के ऊपर एक खसूसी तैयारा परवाज करके लंदन लैंड हो जाएगा और वो भी जाके मिल लेगा आर्मी चीफ से, वो बताएगा कि ये हमारे साथ भी दुखड़े हैं और हमारे मसाइल भी हैं और देखें हम भी आपके साथ हैं और ये करप्शन वरप्शन ये एनआरओ पर नई कहानी आगे चलाएं। वो भी ठुस हो गया मामला, आर्मी चीफ वापस आ गए। तो ये लंदन में 2 अटेम्प्ट्स हुई हैं एनआरओ नुमा किसी मुलाकात की, जो कि आर्मी की तरफ से जवाब दिया है कि भाई हमारा ताल्लुक नहीं है इससे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये मियां साहब से मिलो ना, मियां साहब से मिलने में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब देखिए ना एमक्यूएम ने मुजाहरा किया वहां लंदन में, सॉरी अमेरिका में, जब मियां साहब खिंच हो रही थी मुजाहरा किया उन्होंने बाय, तो मियां साहब से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है। जब पाकिस्तान में इस्तीफों की बात तो मियां साहब, अब वो मियां साहब से मिलने अगर मिल लेते तो शायद बात होती। आर्मी चीफ से मिलना चाह रहे थे, आर्मी चीफ ने कहा मेरा क्या ताल्लुक नहीं है भाई सियासत से, तो आर्मी चीफ वापस आ गए। और एमक्यूएम और दुबई वो दोनों की जो मुलाकात की पूरी बहुत कोशिश हुई, एक तो कोई शेख वगैरह डले हुए थे जी खलीजी रियासत के, एक वहां पे कोई किसी साहब को मैं नाम क्या बताऊं, उनको ढूंढा था एमक्यूएम के दोस्तों ने बीच में डाला था, लेकिन वो भी उन्होंने कहा वो आर्मी चीफ कह रहे हैं मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। 2 एनआरओ की कोशिश, एनआरओ तो नहीं कहूंगा, 2 मुलाकातों की, ये 2 आप कहेंगे यानी छोड़े सर जाने दें सर, ये वाली बात क्या कर रहे हैं सर, ना करें सर, ये वो मौजूदा खालों का मामला है सर, थोड़े से पैसों का, थोड़े से चंद बिलियन डॉलर्स का मामला है दुबई में, और ये तो वो आर्मी चीफ ने इनकार कर दिया। डॉक्टर साहब एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आके डिस्कस कर लेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल जो इस वक्त है और आने वाले दिन क्या देखने आप क्या होने जा रहे हैं। एक और खबर, चले आप ब्रेक लें, मैं बताता हूँ। एक और बड़ा मजेदार किस्सा हुआ, एक वफाकी वजीर है, चले आप ब्रेक लें, उसके बाद बताता हूँ, सिर्फ एक जुमला कह के चला देता हूँ। वफाकी वजीर ने धरने के दौरान, ये धरना जो चल रहा था, एक अहम हसास अदारे के सरबराह से खामोशी से मुलाकात कर ली कि सर आप ऑर्डर कीजिएगा तो मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा फौरन। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। वो मियां साहब को पता चल गया, वो मियां साहब को पता चल गया कि वो ये बंदा था। अच्छा ये वो बंदा है जिसको ये हाउसिंग सोसाइटीज में गिरफ्तारी में नाम नहीं आ रहा, लाहौर के स्कैंडल। बिल्कुल ठीक है। वो मियां साहब को पता चल गया कि ये मुझे बताए बगैर जाके फौजियों से मिला था। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद जानेंगे इस हवाले से और मौजूदा सूरत हाल जो बनी हुई है, आने वाले दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्या होने जा रहा है, इस हवाले से मियां साहब को पता चल गया उनके सफों में जिसके ऊपर वो तकिया कर रहे थे बहुत ज्यादा, वो एक और निकला है गड़बड़। तो जी नाज़रीन, एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, ऐसा तासुर पाया जाता है कि किसी भी सियासी क़यादत के पास इस पर कोई लाएअमल नहीं है। अगर एमक्यूएम के हवाले से बात करें तो आने वाला हफ्ता भी बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाला हफ्ता। देखें इसलिए इम्पोर्टेंट है 2-3 बातें। एक तो ये कि रज़ा रब्बानी साहब को बतौर चेयरमैन सेनेट मेरे ख्याल से पीर को तय करना है, फैसला देना है इस बात का कि एमक्यूएम के जो इस्तीफे थे सेनेटर्स के उनका क्या बना, ये हर हाल में उनको। दूसरी बात, रेंजर्स और एमक्यूएम, सिंध रेंजर्स और एमक्यूएम के दरमियान ताल्लुकात ऐसी नहज में इस वक्त कि ये बहुत अच्छा है कि वो तकारीर नहीं चल रही टीवी पे इस वक्त, वरना वो तकारीर जो हो रही हैं उन तकारीर में बाकायदा यानी गालियां और बहुत अजीब किस्म की वो तकारीर हो रही हैं। और एमक्यूएम जो है उन्होंने कोशिश की आर्मी चीफ से मिली कि आर्मी चीफ का तो ताल्लुक नहीं है इस मामले से। एमक्यूएम का पॉलिटिकल अलायंस भी ओपनली नहीं बन रहा, खामोशी से तो है। खामोशी से तो पीपल्स पार्टी की क़यादत भी, आप देखें ना सिंध में पीपल्स पार्टी एक जुमला नहीं बोल रही, बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, क्योंकि सब ये जो ईद पे हुआ आपने देखा पीपल्स पार्टी के किसी वजीर को बोलते हुए या किसी आदमी को चुप है बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट। उन्होंने रेंजर्स को आगे कर दी है कि तुम डील करो, मतलब रेंजर्स से हमारे ताल्लुक, हमारे तो हाथ में कुछ नहीं है। अब ये जो मामला ही ज्यादा चल नहीं सकता, ये जो मैंने आपसे पहले बताया था ना, और मैं ये तेजी के साथ अब फाइलें क्लोज होने का टाइम है कि एक फाइल खुली हुई है इसे क्लोज करो। आसिम हुसैन साहब जो है उनका पेपर वर्क तैयार होना शुरू हो गया तेजी से, और मेरा ख्याल ये है कि रेंजर्स गालिबन जैसा कि नैब के जराए कह रहे हैं, रेंजर्स तेजी के साथ ही सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके आसिम हुसैन साहब को मिठा राम हॉस्टल से हवाले कर देंगे
नैब के, नैब और FIA के हवाले कर दिया जाएगा आसिम हुसैन साहब को जी। और साथ उनका पेपर वर्क तेजी से तैयार हो रहा है, जो बोल रहे हैं लिखवा रहे हैं चीजें, वो तैयार होके वो हवाले हो जाएंगे FIA या नैब के, उनकी कस्टडी में चले जाएंगे, फिर लीगल प्रोसेस शुरू होगा। 5 तारीख को MQM के इस्तीफों का फैसला होना है जी। और इस दौरान पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल खामोशी से देख रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को इस बात, अच्छा 5 को ये अल्ताफ हुसैन साहब की मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला भी चल रहा है, 5, 6, 7 ही लाइन से है ना बॉस, जो 4-5 शख्सियात हैं लाइन से इनकी डेट्स आती है ना, एक 5 को होगा, फिर एक 6 को कुछ शख्सियात जाएंगी, फिर 7 को जाएंगी, फिर मर्चेंट साहब शायद 7 को या 8 को, मतलब लाइन से वो डेट्स आती हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ 3 चीजें उसमें हो सकती हैं। एक तो ये है कि बेल एक्सेड हो जाए, एक रास्ता होता है। दूसरा रास्ता ये होता है कि जो है वो चार्ज कर दिया जाए, लेकिन अगर चार्ज कर दिया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग में तो भी जो है वो हफ्ते के अंदर, हफ्ते 8 दिन में बेल हो जाती है, उसमें भी बेल हो जाती है अगर चार्ज कर दिया जाए तो भी। और तीसरा ये होता है कि बेल कैंसिल हो जाए सिरे से। तो बेल तो ये 3 ही रास्ते हैं। तो देखना ये है कि अदालत क्या करती है। लंदन की 12 इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही हैं, 5, 6, 7, और ये पाकिस्तान में भी इंपॉर्टेंट इसलिए होंगी कि यहाँ पे अच्छा वसीम अख्तर साहब जो है उन पे गद्दारी के मुकदमात कट गए, जो कि एक संगीन मामला है मौजूदा हालात के अंदर। वसीम अख्तर साहब जो है वो टीवी पे इंटरव्यूज दे रहे थे, मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनको मोहतात होना चाहिए था, मोहतात वो नहीं हुए, और आज 2 केसेस उन पे कट गए। वो पाकिस्तान में ही मौजूद है वसीम अख्तर, और उन पे केसेस कट गए गद्दारी के। अब देखना है कि वो मामला किस तरफ जाता है। बाकी जो सिंध के अंदर हालात हैं, मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी को ये बात, ये खास तौर पे जो अब ये डेवलपमेंट हुई थी ना, आर्मी चीफ से मुलाकात हो जाए, और ये इसके बाद पीपल्स पार्टी को तो बिल्कुल मैसेज आ गया कि हमारे साथ तो NRO नहीं होने जा रहा। पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, सॉरी, पीपल्स पार्टी की क़यादत की बात कर रहा हूँ। उनके मामला तय नहीं होने, जो बिल्कुल तय नहीं होने जा रहे किसी सूरत। और उसके बाद ये तेजी के साथ, अब ये वो कहते हैं ना फाइल क्लोज, ये करो, इसको बंद करो, इसको करो, ये करो, ये करो, तेजी के साथ अब क्लोज करो, क्योंकि अब वो ये चीजें ज्यादा फैल नहीं सकती। अफगानिस्तान अगर डिस्टेबलाइज होने जा रहा है तो पूरी कोशिश होगी रीजनल पार्टी के पाकिस्तान को उसी के खाते में डिस्टेबलाइज कर दे। तो पाकिस्तान ने अपने आप को संभालना है फौरी तौर पे, और उससे पहले ये जो चू 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 करने वाले ये जो है बहुत सारे लोग, इनको खामोशी से अपनी अपनी जगह सेट करना है। जो मैंने बात की थी पंजाब के अंदर ऑपरेशन की, वक्त थोड़ा रह गया तो मैं उस बात को कंप्लीट कर लूं। एक बड़े अहम वजीर हैं पंजाब के, वफाकी वजीर हैं, और उनका नाम जो है वो मैंने पहले भी लिया था कि जमीनों के अंदर उनका एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर उनका उन्होंने तामीर किया, या उनका जो भी शेयर वेयर है उसमें, और फेडरल मिनिस्टर काफी एक्टिव हैं, पुराने कारकुन हैं। लेकिन जब धरना हो रहा था तो धरने के दौरान उनकी मुलाकात हुई कुछ अस्करी शख्सियात से, जो अब नहीं है, मौजूदा नहीं है, लेकिन जा चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, और बड़ी आला सतह पे हुई। अच्छा, अब वो मुलाकात जो थी उस वक्त तो शायद नहीं, लेकिन उसके बाद अब वजीर आजम को इत्तला मिली है कि ये मुलाकात हुई थी उस वक्त। वो जो वफाकी वजीर हैं वो जावेद हाशमी के भी बड़े करीब समझे जाते हैं। इससे ज्यादा मैं इशारा देना नहीं चाहता, मतलब एक 50 अरब के नोटिस तो पहले ही आ गए हैं, मैं मजीद अब क्या भुगतूंगा। तो उन्होंने जनाब ये हुआ कि ये मियां नवाज शरीफ की नोटिस में आ गया। मियां नवाज शरीफ भूलने वाले हैं नहीं, तो मियां नवाज शरीफ दिल में रख के बैठे। तो मैं बात कहता था ना कि किस की कुर्बानी मियां साहब आराम से दे देंगे और कहेंगे कि देखो हमने भी कर दिया, हमने भी कर दिया। तो मियां साहब के जो दिल में बात है कि अच्छा इसने मुझे उस मौके पे डिच करने की कोशिश की थी, ये मिला था किसी शख्स से, सामने से रिस्पांस आया था नहीं आया था वो अलग बात है, वो कोशिश हुई थी या मुलाकात हो गई थी या नहीं हुई थी, कोशिश हुई थी अटेम्प्ट। जो मियां साहब तक खबर पहुंची वो ये कि मुलाकात हो गई थी, मियां साहब को ये पता है। वो जो वजीर है उनका ख्याल है कि मियां साहब को नहीं पता। अब अजीब से सिनेरियो है, मियां साहब को पता है, उनको नहीं पता। वो मियां साहब से कहेंगे मियां साहब आपको पता है कि मैं मिला था, अभी कौन, अच्छा तो मिला था, तो मिले सी, मतलब ये गड़बड़। तो ये दिलों में रखी हुई ये बातें, लेकिन ये मियां साहब को पता है। और ये शायद एक से ज्यादा शख्सियत ऐसी हैं जिनके ऊपर मियां साहब को शक भी है, एक से ज्यादा। तो ये भी हो सकता है कि जब ये कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो तो इसमें तो कुछ कुर्बानियां वैसे ही मियां साहब पेश कर देंगे, यार ये भी फ्रॉड में था, ये उसमें स्कैंडल में था, ये था वो था, कुछ ऐसे रगड़े में आ जाए जो मियां साहब दिल में रख के बैठे हुए हैं कि ये इसने मुझे धोखा देने की कोशिश की, पता ना क्यों कोशिश, मियां साहब कहेंगे इसे जान छुड़ाओ। तो ये जो आने वाले दिन है, मैं आपको बताऊं, ये जो बॉन्ड का चक्कर है ना, ये जो इसहाक डार साहब बॉन्ड का काम दिखा के आए, इसहाक डार साहब
इधर जाएं उधर जाएं, भागें कूदें, वो कॉलम लिखवाएं, वो जो मर्जी करें, ये बॉन्ड गले पड़ जाएंगे कि इस वक्त आपके पास 20 अरब डॉलर के ज़खायर थे। ये कौन सी पार्टी ने आपसे 8.26% इंटरेस्ट पे, वो पार्टी है कौन सी पार्टी है जो अब 3 लोग गए, आप, वकार मसूद, पुराने पंटर आपके, और आपके साथ वो अल्लाह भला करे गवर्नर स्टेट बैंक, कहां पे रोड शो हुए और आप बेच बूझ के आ गए और आप पाकिस्तान में लैंड हो गए खुशी खुशी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये गले पड़ने जा रहा है स्कैंडल। नंदीपुर LNG अपनी जगह खड़ा है, PIA का पता नहीं क्या आज उधर 50 फ्लाइटें कैंसिल हो गई, क्या हुआ, बहरहाल ये तो चलते रहते हैं, मसले हल हो जाएंगे। लेकिन ये जो करप्शन के मामलात हैं, 2 NRO की अटेम्प्ट फेल हुई हैं, तीसरी NRO तो अब नहीं होगा, लेकिन खेल तेजी से अब शुरू होगा, फाइलें क्लोज होंगी। ये सारी फाइलें जो खुली हुई थी, और मैं आपको कह रहा था इसलिए खुली हुई हैं कि यूनाइटेड नेशंस की स्पीच और ये बाहर के मामला सारे हो जाएं। अब ये तेजी के साथ मामला आगे बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमारे साथ रहने के लिए आपका भी शुक्रिया, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।